ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਫਰੈਂਡਸ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਹਾਂ ਤੇ ਹੋਪ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਹੋਗੇ। मिलो जी हमारी अपनी सानी फैमिली। हेलो। ये दिल से ओ हेलो, ये लेट आया इसके $5 काटो ओवर एक्टिंग के। तो लेट ये वाला डायलॉग मेरे को ना इंडिया में बहुत लोगों ने रिपीट करा था कि जिस दिन हमने जाना था, गाड़ी तैयार कर रहा था और गैराज के अंदर ये वाला डायलॉग मैंने बोला था। आई डोंट नो वो उस टाइम में निकल आया था, पर ये बहुत लोगों ने रिपीट करा कि $5 काटो एक्टिंग के। तो एडी आओ, जैसे आपने पिछला व्लॉग देख ही लिया, वापस हम आ चुके हैं। आज हम जरा जा रहे हैं गुरुद्वारा साहब दर्शन करने के लिए, बाबा जी को थैंक यू करने के लिए कि इतना बढ़िया ट्रिप हमारा रहा, सब चीजें बढ़िया रही। तो छुट्टियों का टाइम चल रहा है, आप लोगों को बताया था हमने। तो आज हम चलते हैं गुरुद्वारा साहब दर्शन करने के लिए, और इस व्लॉग में मैं आपको सारी वो चीजें बताने लगा हूँ, डिटेल्स, कि आपको ऐसा सा अगर लॉन्ग ट्रिप कोई प्लान करना है उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है। तो ये वीडियो शायद थोड़ी सी लंबी चली जाए, पर अगर एंड तक बने रहेंगे तो हम सारी एक से लेके एक दूसरे डॉक्यूमेंट, सारी चीजों की लाइन वाइज बात करेंगे, ताकि आप लोगों को ये चीज बहुत इजी हो जाएगी। तो बने रहे, मिलते हैं अभी आपको रास्ते में। मौसम पिछले 3 दिनों से लगातार ऐसा ग्लूमी ग्लूमी सा हुआ पड़ा है, बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा यहाँ पर ना। जैसे वापस आके के 3 दिन से लगातार ऐसे हल्की 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 बारिश चली जा रही है। ना वॉक करने का मन कर रहा है, ना कहीं जाने का मन कर रहा है, ना कुछ। बिल्कुल ठंडा ठंडा सा मौसम पड़ा हुआ है। छुट्टियां भी हैं, इसलिए कुछ ज्यादा रश नहीं, कोई कुछ नहीं। तो बच्चों की, जैसे आपको बताया कि छुट्टियां चल रही हैं, इनका सोने उठने खाने पीने का कोई टाइम नहीं है। हम सो जाते हैं आराम से 10 साढ़े 10 बजे। ये कहते हैं हमारी छुट्टियां चल रही हैं, ये 1-1 बजे तक टीवी देख रहे हैं। आज हमारे उठने से पहले दिलसैज उठी थी, और अब वो देखो वो पीछे सोई हुई है। बस अभी गुरुद्वारा साहब पहले जा रहे हैं, थोड़ा सा रह गया। थोड़ा दूर वाला हमने चूज करा है इस बारी गुरुद्वारा, क्योंकि पिछले ब्लॉग में आपको दिखाया था ना, हम जो गए थे स्टोव लेने के लिए, आज वो फाइनल करने जा रहे हैं। उसी के पास जो गुरुद्वारा साहब है, माल्टन गुरु घर, जो गुरुद्वारा सिंह सभा है, माल्टन एरिया में पड़ता है, वहां जा रहे हैं आज हम दर्शन करने के लिए। बाबा जी को थैंक यू करने के लिए, भाई हमारा इतना बढ़िया ट्रिप बहुत बढ़िया रखा उन्होंने कि सही सलामत हम वापस आ गए। एंड जल्दी जल्दी अपना नेक्स्ट जो भी है वो बाबा जी कर दे। अब वो नेक्स्ट हमारा जाना ट्रिप करना है या फिर अपना गाड़ी लेके आनी है, वो उनके हाथ में ही है। सिमरन, मैं अभी डायलॉग बोल रहा हूँ कि भाई ऐसे कर रहे जो बाबा जी। सिमरन ने अपना हाथ रख लिया, कैसे रखा था? आंखें सब बंद है। ये मेरे को नहीं, ये इसने नहीं जाने देना मेरे को। जाने देगी नहीं, मैं बिन बताए चल जाऊंगा, बिन बताए। पहले भी अभी बताए गए। अच्छा, बता के गया हूँ। देखो 5 दिन का टाइम दिया था, 5 दिन का। 5 दिन का टाइम दिया था कि वीजा आ गया, अब मैं निकल रहा। फीलिंग सिंक ही नहीं हुई। 2 हफ्ते तो मैं पूरी लॉस्ट ही थी। क्या हो गया? अब इनको खुशी है कि मैं बहुत कुछ करके आया हूँ, लाइक। एंड हाँ, मेरे को वही फीलिंग है यार, मैं ये कितने टाइम से सोच रहा था और मैंने ये ट्रिप कर लिया। अब मतलब मैं कर चुका हूँ, दैट्स इट। बस हो गया खत्म। नहीं नहीं यार, नहीं रुकना यार। अब ये देखते हैं, लेट्स सी, बाबा जी जो ठीक समझे। बाकी अब चलते हैं आगे। ये हम आ गए जी गुरुद्वारा साहब। अभी जाते हैं पार्किंग में करके गाड़ी। राम नाम संतोष मेरा मन चलो जी, बहुत बढ़िया दर्शन हो गए जी गुरुद्वारा साहब के अंदर से। एनी हाउ, अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं ऐसा सा ट्रिप बनाना है अगर। सो सबसे पहले रिक्वायरमेंट्स में हम बात कर लेते हैं। आपके पास एक प्लान होना चाहिए, ठीक है ना। प्लान ऐसा नहीं है कि आपने मेरी या किसी और की वीडियो देखी और आपने प्लान बना लिया। इट्स नॉट एन ईजी। वो हमारी सिर्फ 15-20 मिनट की वीडियो देख के आप प्लान नहीं बनाना बिल्कुल भी। प्लान के लिए 2 चीजें सबसे ज्यादा जरूरत है। सबसे पहला, एक तो आपके अंदर इतना जज्बा होना चाहिए और एक नई हिम्मत होनी चाहिए।
दूसरा मनी के बिना तो ये हो भी नहीं। अब मैं बात करता हूँ अपने हिसाब से, अगर मनी आपके पास एक्स्ट्रा है और आपके पास जज्बा नहीं है तब भी प्लान नहीं हो, और आपके पास सिर्फ जज्बा रह गया और मनी नहीं है, प्लान तब भी नहीं हो पाएगा। बट मैं क्योंकि ट्रिप कर चुका हूँ इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि जज्बे की ज्यादा जरूरत है यहाँ पर, आपको हिम्मत की ज्यादा जरूरत है, आपको सपोर्ट की ज्यादा जरूरत है एज कम्पेयर टू द मनी, ठीक है ना। क्योंकि अगर आपके मनी ज्यादा है 100% बीच में 2-3 बार आपके ऐसे डाउनफॉल्स आते ही आते हैं कि आपका दिल करता है छोड़ो, यहीं से फ्लाइट पकड़ो और वापस चलो, ये फालतू का पंगा ले लिया। तो मैं यही कह रहूंगा कि हिम्मत और जज्बा इज मोर इंपॉर्टेंट देन द मनी। तो ये चीज का सबसे पहले ख्याल। और फिर जी सेकंड चीज जो आ जाती है उसके लिए वो होती है, अब जैसे हम लोगों के पास पासपोर्ट है, मैं अपने हिसाब से बताऊंगा, मेरे पास कनेडियन पासपोर्ट है, तो कनेडियन पासपोर्ट से ही आगे सारी बातें करते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए होते हैं वीजाज। यूरोप के लिए मेरे को कोई वीजे की जरूरत नहीं, कनेडियन पासपोर्ट को कोई वीजे की जरूरत नहीं होती। मेरे जो रूट था, रूट के अंदर जो टर्की आता है, ईरान आता है, पाकिस्तान आता है और इंडिया आता है, इन 4 जगह के वीजाज की जरूरत थी। टर्की का वीजा ऑन अराइवल भी है, आप अगर यहाँ पर भी ऑनलाइन भरोगे ना 2 मिनट के अंदर अंदर वीजा आ जाता है। उसकी आई गेस $70-75 की फीस है। सिमिलरली अगर पाकिस्तान के वीजे की हम बात करते हैं, ईरान में बाद में आता हूँ, पाकिस्तान का वीजा जो मेरे को पता है, जिस हिसाब से मेरे को मिला है, वो ये होता है कि आपको क्योंकि बाय रोड आना है तो आपने बहुत सारी सिटीज होते हुए आना है, तो इसलिए आपके पास नॉमिनेशन होनी चाहिए। नॉमिनेशन या तो हुए अगर आपने सिर्फ एक सिटी में जाना है और बाय एयर जाना है तो किसी भी वहां के रेजिडेंट की नॉमिनेशन भी चल जाती है। बट जिस हिसाब से हम ट्रिप कर रहे होते हैं उसमें आपको किसी एक टूर्स एंड ट्रैवल कंपनी का जो बंदा होता है वो होना चाहिए, वो आपके लिए आपको नॉमिनेट करता है, आपके लिए होटल्स की बुकिंग वगैरह होती है, वो सब अरेंज हो जाता है। उसकी जो फीस, जिन्होंने मेरे को फीस, उन्होंने मेरे से चार्ज तो नहीं करी, उन्होंने जो लेटर देनी होती है उस लेटर की फीस थी €65, आई गेस €75। और पाकिस्तान वीजा की जो फीस है, जो हमने फिर ऑनलाइन यहाँ पे अप्लाई करना होता है, दैट इज अराउंड $80। मेरा वीजा 4-5 दिन में आ गया था और जिन्होंने मेरा वीजा लगवाया था वो हैरान थे कि इतनी जल्दी वीजा कैसे आ गया। एनी हाउ, इसके बाद हमें इंडिया की वीजा की जरूरत थी। मेरे पास इंडिया का वीजा ऑलरेडी था पहले से, जो कि 5 ईयर वीजा था मेरे पास। अब आ जाती है बात ईरान के वीजे की। ईरान का वीजा मिलना सबसे ज्यादा मुश्किल है। कनेडियन, यूएस एंड ब्रिटिश पासपोर्ट होल्डर को, वो मैंने अपनी बहुत सारी आपको अपनी वीडियोस के अंदर बताया हुआ है। अब जो मेरा इसके अंदर वीजा, इसके अंदर भी ईरान की गवर्नमेंट के थ्रू जो एक एजेंसी होती है वो ही आपका वीजा अप्लाई कर सकती है। मिनिमम टाइम इसमें 40 डेज की वेटिंग है ही है। वो आपको एक वीजा का नंबर इशू कर देते हैं, उसके बाद वो बोलते हैं वीजा अप्रूवल आ गया, अप्रूवल की लेटर आपको मिल जाती है, एंड उसके बाद आपको टर्की में जाके वीजा मिलता है, क्योंकि इन बिटवीन यूरोप वगैरह में कहीं पे भी ईरान की एम्बेसी नहीं है। यूरोप में शायद हो सकती है, बट यूरोप इतना बड़ा है, आई डोंट नो आपका उस दिन पे वहां पर चक्कर लगना है या नहीं लगना। तो ये इशू आता है ईरान का वीजा लेने में। इसके बाद तीसरी चीज आ जाती है जी, आपने जाना है अपनी गाड़ी के ऊपर। तो गाड़ी कौन सी लेके जानी है? गाड़ी आप कोई भी लेके जा सकते हैं, मेरा मानना है। मेरे को बहुत लोगों ने बोला था तू पागल है कि भाई फोर्ड लेके जा रहा है, फोर्ड रास्ते में कहीं पे भी नहीं मिलनी तेरे को। अगर फोर्ड मिल भी गई, यूरोप के अंदर थी फोर्ड, तो ब्रोंको ही नहीं मिलेगी। जो मेन पार्ट्स होते हैं वो आपको हर गाड़ी के लेके ही जाने पड़ेंगे। आपको पता नहीं होता वो गाड़ी का वो विन नंबर का पार्ट वहां पर मिलता है या नहीं मिलता। आप बस अपने आप पे और अपनी गाड़ी पे विश्वास रखें। तो खैर, गाड़ी जोन सी मर्जी हो, गाड़ी को लेके जाने के लिए गाड़ी का पासपोर्ट जो होता है उसको कहते हैं कार्नेट दी पसाज। कार्नेट दी पसाज पूरा उसका फ्रेंच नेम है, हम नॉर्मली उसको कार्नेट कह देते हैं। तो कार्नेट लेना बहुत जरूरी है। कार्नेट इज सेम एज द पासपोर्ट एंड वीजा ऑफ द कार। ये अब आपको कहां से मिलेगा? कार्नेट जो होता है वो कैनेडियन गवर्नमेंट नहीं देती है, एंड इसलिए आपको फिर यूएस के पास जाना पड़ेगा। अगर आप यूएस के पास कार्नेट लेने के लिए जा रहे हो तो उस कंपनी का नाम है बूमरैंग। बूमरैंग आपको कार्नेट दे देगी, बट वो आपको ईरान के लिए नहीं देगी, बिकॉज ईरान और यूएस का थोड़ा सा डिस्प्यूट चल रहा है। तो इसलिए आपको, मैं जो गया था फिर यूके के पास गया, यूके में बहुत महंगा कार्नेट था, तो करते करते कार्नेट मेरे को मिला प्राग से। चेक में एक छोटी सी सिटी है प्राग, वहां से मेरे को कार्नेट मिला। तो कार्नेट लेना जरूरी है। कार्नेट में ऐसा होता है कि यूरोप में गाड़ी अगर लेके जानी है, आप बिना कार्नेट के भी लेके जा सकते हैं, उसकी कोई जरूरत नहीं कार्नेट की। कार्नेट की जरूरत शुरू पड़ती है आपको टर्की से। जैसे ही आप टर्की के बॉर्डर पे पहुंचेंगे, आपको एक वो जो आपको बुकलेट मिली होती है, उसमें नीचे का एक हिस्सा होता है, सेंटर में एक हिस्सा होता है और ऊपर 2 छोटे छोटे हिस्से होते हैं। जो नीचे वाला हिस्सा है स्टैम्प मार के वो रख लेंगे, और फर्स्ट वाला जो ऊपर का टॉप वाला हिस्सा एक साइड का, उन्होंने उसके ऊपर स्टैम्प, वो उसको एंट्री स्टैम्प कहते हैं। एग्जिट पे उन्होंने सेंटर वाली स्टैम्प रख लेनी है और राइट वाली इसके ऊपर कि भाई हम एंट्री से एग्जिट हो चुके हैं। ऐसे हर कंट्री में चलता है। तो आपका टर्की में चलेगा, उसके बाद जो मेरा रूट है उसके हिसाब से कह रहा हूँ, टर्की में चलना था, ईरान में चलना था, पाकिस्तान में चलना था और इंडिया में चलना था। तो ये है जी स्टोरी कार्नेट की। कार्नेट बहुत महंगा नहीं होता अगर आप अपने हिसाब से रिसर्च करते हैं।
ये भूल जाओ कि यार बहुत महंगा होगा, नहीं बिल्कुल भी नहीं है, बहुत सस्ता है, वो आपको नेक्स्ट वीडियो देखनी पड़ेगी। तो इससे पहले कि आपको और कोई इन्फॉर्मेशन दे, हम सिमरन जी की जगह पे पहुंच चुके हैं। ये देखिए जी, द ब्रिक स्टोर। सिमरन का फोन है, अंदर आओ, उसको फिर से कोई सिलेक्शन करनी है। लेट्स अंदर चलते हैं, फिर उसके बाद आपको और इन्फॉर्मेशन देता हूँ। फिर कंफ्यूज आज नहीं नहीं? कंफ्यूज पक्का? नहीं हूँ उसमें से। उस दिन मैं कंफ्यूज नहीं थी, आपने करा था। मैंने करा था। अच्छा चलो, अब क्या है फिर, आज फिर करूँ? नहीं नहीं जी मुस्कान देख रहे हो जी, मुस्कान दिखा दे अपनी। तो जी लॉन्ग अवेटेड हमारा कुंडा हो गया और इनके चेहरे पे मुस्कान आ गई है। अब ये हर चीज में ये कहती है, आप अपनी चीज कराए हो ना, अब मेरी चीज फिर। सो कारनेट होने के बाद अब आपके पास जो सबसे मेन चीज होती है वो होती है इंफॉर्मेशन। इस ट्रिप के लिए इंफॉर्मेशन इज द की। ऐसा सा बड़ा कोई भी ट्रिप करना है, आपके पास इंफॉर्मेशन सारी होनी चाहिए। जिस जिस कंट्री में आपने जाना है उस कंट्री में आप और आपकी कार अलाउड भी है। कारनेट उस कंट्री के लिए कितने टाइम के लिए है, एंड मतलब कितने टाइम तक आप उस कंट्री में रह सकते हैं, सिंगल एंट्री वीजा है, ये है, और ये सारी इंफॉर्मेशन होनी बहुत जरूरी है। मेरी इंफॉर्मेशन के हिसाब से, मैं इसको मतलब 100% करेक्ट नहीं कह सकता, मेरी इंफॉर्मेशन के हिसाब से ईरान के अंदर जो एंट्री होती है फॉर द कार, इट शुड नॉट एक्सीड 3000 सीसी कैपेसिटी की कार नहीं होनी चाहिए। बट ये मेरी इंफॉर्मेशन, अगेन आई एम सेइंग दैट मेरे को ये जितनी मैंने ढूंढी थी उसमें यही पता चला था। किसी को मैंने देखा था, उन्होंने 3000 सीसी से ऊपर की कार लेके गए थे और उनको वहां पे कार टो करवानी पड़ी थी। तो दैट वाज माय नॉलेज, जितनी मैंने इन्फॉर्मेशन ली थी। तो बट मेरी जो कार थी वो 2800 सीसी थी, तो उसको ईरान में भी चलाने का मेरे को पूरा मौका मिला था। इसके बाद जो चीज है वो प्लानिंग होनी बहुत जरूरी है। प्लानिंग मैं आपको सजेस्ट करूंगा, पहले से होटल्स कभी भी बुक ना कराएं, क्योंकि रास्ते में क्या आपके साथ कैसे क्या चीज होनी है, गाड़ी कहाँ खराब हो रही है, कहाँ ट्रैफिक मिल रहा है। मैं जो प्लान करता था वो हर 200 से 250 किलोमीटर का करता था कि भाई मैंने आज सुबह चलाई है गाड़ी, 200 से 250 किलोमीटर बाद मैंने गाड़ी चलाई, उसके बाद मैं उतरता था, स्ट्रेचिंग करता था छोटी मोटी, उसके बाद आगे का प्लान करता था। सो गाड़ी जो है वो 250 किलोमीटर नहीं चलती थी, 250 से मैं ज्यादा ही चलाता था, किसी किसी जगह पे 200-250 ही चलती थी। बट द थिंग इज 250 के बाद मैं स्ट्रेचिंग वगैरह करता था और अगला 250 की प्लानिंग कर के अगला 250 किलोमीटर चला के मैं एक सेफ लोकेशन पे पहुंच रहा हूँ, ये कम चलानी है या ज्यादा चला पानी है, तो उस हिसाब से ही मैं अपने होटल्स की बुकिंग कराता था। अगर मैं पहले ही बुकिंग करा दूं और मैं किसी भी कारण से, कोई ट्रैफिक, कोई एक्सीडेंट, कोई कार की टेक्निकल प्रॉब्लम, कोई कुछ के कारण वहां ना पहुंचूं, तो आपको वहां पे फिर कोई होटल नहीं पहुंच पाओगे, रिफंड नहीं हो पाएगा। सो ऐसा कभी भी मत करो कि आप बस चलाई जा रहे हो और बस वहां पहले ही पहुंच, वो आपने बुकिंग करा दी और आप बस अब भगाई जा रहे हो, भगाई जा रहे हो, भगाई जा रहे हो कि वहां पे पहुंचना ही पहुंचना है, ठीक है ना। उससे बहुत चीजों की और प्रॉब्लम भी आ सकती है। और सेकंड थिंग, इसके अंदर मैं एक चीज और ऐड करूंगा भाई, जीपीएस के ऊपर बिल्कुल भी पूरा पूरा 100% विश्वास नहीं रखना। मैंने अपनी वीडियोस में बताया हुआ है कि मैं एक दो जगह पे बहुत ऐसा फंस गया था, कुछ कहने की हद नहीं। मेरे को किसी जगह पे पहुंचना था एंड वहीं पे मेरी गलती हुई, मेरे को रात को चलाना पड़ गया एंड मैं अपने से वादा करके निकला था कि रात को नहीं चलाऊंगा, वहां पर मेरे को चलाना पड़ेगा और वहीं पे ही मैं फंसा हूं। सो बेटर अवॉइड, अगर आप सोलो हो, अगर अकेले हो, रात को मत चलाइए प्लीज, हाथ जोड़ के विनती है। क्योंकि इवन हाईवेज भी किसी किसी जगह पे इतने मतलब खाली हो जाता है ना कि आप अकेले हो, भगवान ना करे कोई टायर पंचर हो जाए, कुछ हो जाए, तो आप किसकी मदद मांगोगे, वो बहुत ही डेंजरस सिचुएशन बन सकती है आप लोगों के लिए। सो प्लान करो हर 200 टू 250 किलोमीटर, दैट वुड बी द बेस्ट ऑप्शन। अब इसके अगला 6वां पॉइंट हम कर लेते हैं, वो उसमें हम बात कर लेते हैं कार की शिपिंग। सो जैसा सा मैंने ट्रिप करा है और ऐसा सा अगर आप लोगों ने भी ट्रिप करना है जिसमें रोड ही नहीं है, तो उसके बारे में मैं सबसे पहले बताता हूँ। मेरे को बहुत सारे कई वीडियोस के नीचे ऐसे ऐसे कमेंट्स आ रहे थे, मेरी वीडियो में शायद ना भी आ रहे हो, पर जिन्होंने मेरे इंटरव्यू लिए उनकी वीडियोस में ऐसे कमेंट्स मैंने पढ़ने को लगे। तो लोग कह रहे हैं बेवकूफ बना रहे हो, रोड तो है नहीं है, तो हाउ कैन दिस बी अ रोड ट्रिप। तो मैं ये बताना चाहता हूँ, जब भी आप अपने घर से कोई रोड ट्रिप शुरू कर रहे हो और एक सेकंड डेस्टिनेशन तक पहुंच रहे हो और अगर उसके बीच में रोड नहीं है, आपको कार अगर शिप पे डालनी पड़ रही है, तो दैट विल बी कॉल्ड एज अ रोड ट्रिप ओनली। ऐसा कुछ नहीं है कि रोड ट्रिप नहीं है, ऐसा तो मैं कार शिप करा के सीधा इंडिया पहुंचा देता, तो रोड ट्रिप वो रोड ट्रिप ना कहलाती है। इधर तो मैंने एक पॉइंट से कनाडा के एंड पॉइंट तक रोड पे चलाई है, जहां पर रोड नहीं है वहां पे शिप करी है
और जहां से रोड शुरू हुई वहां से फिर मैंने गाड़ी चलानी शुरू कर दी है। सो दिस इज कॉल्ड अ रोड ट्रिप। सो शिपिंग की बात के ऊपर वापस आते हैं। शिपिंग आपको पूछने की बहुत जरूरत है। मैं जब शुरू शुरू में प्लान कर रहा था उस टाइम पे कोविड के कारण ना शिपिंग बहुत ज़्यादा महंगी चल रही थी, मेरे पास इंफॉर्मेशन भी ज़्यादा नहीं थी। मैं सब जगह पे कंटेनर्स की, जहाँ से कंटेनर बुकिंग की शिपिंग होगी, तो आपको ये भी बता दूं 2 तरीके की शिपिंग होती है अब, जो मेरे को पता चली थी बाद में, विच इज कंटेनर शिपिंग एंड द सेकेंड इज रो रो। रो रो का मतलब होता है रोल ऑन रोल ऑफ, जिसमें गाड़ी वो लोग चला के डेक से चला के मतलब ऊपर शिप के ऊपर चढ़ाएंगे और जहां पर उतारनी है वही उतारेंगे, नीचे पोर्ट पे लेके आएंगे, ठीक है ना। कंटेनर शिपिंग में क्या होता है, आप कंटेनर के अंदर तक भी उसको छोड़ सकते हो, नहीं तो आप डेक पे छोड़ो, वो कंटेनर में खुद डाल देंगे और फिर कंटेनर आपका सेकंड लोकेशन पे जहां पर आपकी गाड़ी मिल गई है वहां पर आपको मिल जाए। कंटेनर शिपिंग थोड़ी सी महंगी होती है, रोड शिपिंग थोड़ी सी सस्ती होती है। कंटेनर शिपिंग में एक फायदा जरूर होता है, विच इज कि आप उसके अंदर और कार से रिलेटेड का सामान, अपने कपड़े वगैरह भी डाल सकते हो, और उसका एक ही जब 20 फीट का कंटेनर है उसका पूरा वही खर्चा आना है और कुछ एक्स्ट्रा खर्चा नहीं आना है। रोरो शिपिंग में आप एक पत्ता भी नहीं एक्स्ट्रा डाल सकते, उन्होंने पहले ही लिख के बोला होता है कि इस कार के अंदर कुछ भी नहीं चाहिए होना चाहिए, ठीक है ना। सो ये फर्क है दोनों चीजों के अंदर। सो आप चूज करो आपको कौन सी चीज सूटेबल रखती है, तो उस हिसाब से आप कंपनी से बात करो आपको रोरो शिपिंग चाहिए या कंटेनर शिपिंग। एंड में एक चीज और ऐड करना चाहूंगा, कंटेनर शिपिंग में टाइम ज्यादा कंज्यूम होता है, रोरो शिपिंग में टाइम कम कंज्यूम होता है। रोरो शिपिंग सिर्फ छोटी डेस्टिनेशंस के लिए होती है, कंटेनर शिपिंग दूर की डेस्टिनेशन और छोटी दोनों के लिए हो जाती है। अब जैसे इंडिया में कार खड़ी है और मेरे को वहां से शिप करानी है वापस, तो मेरे को रोरो मिलेगी ही नहीं, मेरे को कंटेनर शिपिंग ही मिलेगी। दैट्स द पॉइंट। इसके बाद हम बात करते हैं जी, बहुत इंपॉर्टेंट एक आइटम जो मैं पहले बताने चाहिए थी वो मैं भूल रहा हूं, विच इज कार की इंश्योरेंस। तो ऐसा है कि यहाँ पर जो आपकी कार की इंश्योरेंस है कनाडा या यूएस में, वो इंश्योरेंस सिर्फ इसी कंट्री के लिए है। वो बाहर अगर आप लेके जा रहे हैं तो वहां पर ये वाली इंश्योरेंस वैलिड नहीं होती है, तो उसके लिए आपको उस कंट्री से इंश्योरेंस लेनी पड़ती है। उस कंट्री की भी नॉर्मल कंपनीज आपको इंश्योरेंस कभी भी नहीं देंगी। इस कामों के लिए एक स्पेशल इंश्योरेंस कोई ना कोई कंपनी बनी होती है, वही देती है, और वो सिर्फ और सिर्फ आपको थर्ड पार्टी इंश्योरेंस मिलेगी। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस जिनको नहीं पता वो बता देता हूं कि अगर आपने किसी से एक्सीडेंट करा, आपकी गलती है, मतलब मेरी गलती है, तो मैं उसकी कार को तो पैसे मिल जाएंगे, बट मेरी कार को ठीक करवाना मेरी जिम्मेदारी है, इंश्योरेंस उसको कवर नहीं करेगी। किसी और ने अगर मेरे को ठोका है तो उसकी इंश्योरेंस, उसकी गलती है तो उसकी इंश्योरेंस जो है वो मेरी कार ठीक करवा देगी। सो ये वाली जो इंश्योरेंस है इसके बारे में भी पता कराना, उसके बाद ही अपनी कार शिप करना, नहीं तो आप बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में भी आ सकते हो। मेरे से गलती हुई थी, मैं यूके की यूके लिए शिप जब करवा दी थी लिवरपूल के लिए, मेरे दिमाग से इंश्योरेंस लेनी ही भूल गया था। मेरे को पता था लेनी है, बट वहां से कार मैंने रिलीज करा ली, मैंने चलानी शुरू करी, चलाने के 3-4 घंटे के बाद याद आया यार मैंने तो इंश्योरेंस ही नहीं लिया है। तो उस टाइम पे मेरे थोड़ी सी हवा गुल हो गई थी, तो मैंने 3-4 घंटे और चला के जब मैं फर्स्ट लोकेशन अपने फ्रेंड के घर पहुंच गया था, मैंने सबसे पहले उसकी इंश्योरेंस ली थी। तो यूके एंड यूरोप एक ही कंपनी ने कवर कर दी थी, वो कंपनी नीदरलैंड्स की थी, उसने मेरे को यूके भी कवर कर दिया था, उसने मेरे मोस्ट ऑफ द यूरोप भी कवर कर दिया था। तो जो यूके और यूरोप की मैंने इंश्योरेंस पे करी थी वो तकरीबन 250-300 पाउंड की थी। उसके बीच में यूरोप में 2-3 कंट्रीज ऐसी थी जो इसके कवरेज में नहीं आती हैं, जो कि मेरे को सर्बिया में एक्स्ट्रा देनी पड़ गई थी। तो आप लोग अगर स्किप कर सको सर्बिया तो स्किप कर देना, नहीं तो जितनी आपने इतनी सारी कंट्रीज की एक इंश्योरेंस दिया, कल्ली गली सर्बिया की भी उतनी इंश्योरेंस दोगे। तो खर्चे की अगली वीडियो आएगी तो मैं खर्चे में सारी बताऊंगा इंश्योरेंस मेरे को कितने की कहाँ की मिली थी। और इसी में आई गेस मोंटीनेग्रो की भी इंश्योरेंस थी, वो भी डिस्कस किया। जो कंट्रीज यूरोप में कवर नहीं होती हैं उनकी इंश्योरेंस आपको वहीं पे बॉर्डर से मिल जाती है। उसके बाद चलो आप टर्की एंटर करते हो, टर्की भी ये इंश्योरेंस भी आपको बॉर्डर से मिल जाती है। ईरान का मैंने अभी आपको पीछे पॉइंट में बताया है कि ईरान में जो आपकी एजेंसी आपके लिए सारा टूर बुक करती है वो आपके लिए इंश्योरेंस भी बाय करती है। पाकिस्तान और इंडिया में एज सच मेरी नॉलेज में देयर इज नो इंश्योरेंस एट ऑल। सो यस, देयर इज नो इंश्योरेंस।